चलिए नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, सुप्रभात। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे बुढ़ादेव भगवान की जय, लिंगोपन महाराज की जय, पाटदेव राजा की जय। चलिए, तो आप लोग रेडी हैं? गहरी सांस लेंगे। आधा लोग को समझ में नहीं आएगा कौन सा देवता सुमरे सर है कि नहीं, पर ये हमारे मूल देवता है, छत्तीसगढ़ के मूल देवता। मूल मतलब एकदम शुरुआत के मेन देवता। उसके बाद तो दुनिया भर के देवी देवता आ गए, है कि नहीं। तो सभी लोग शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि क्लास अब लंबा चलेगा। और आज क्लास जो है फिर से मैं आज फाइनल टच है, उसके बाद कल से बिल्कुल टॉपिक चालू हो जाएगा। ठीक है जी। जितना पढ़ाया हूँ उसका मैं रिवीजन आज एक बार और करा देता हूँ। ऊपर हुई आप लोग को पूरा याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बन जाएगा। सभी लोग कॉपी वॉपी बढ़िया से बनाते चलना। छत्तीसगढ़ से पढ़ा रहा हूँ तो हर पार्ट का अलग अलग कॉपी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास का कॉपी अलग होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति कॉपी अलग होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के भूगोल का कॉपी होना अलग चाहिए। एक में ही नहीं होना है, नहीं तो ये थप्पी बन जाता है मेरा नोट्स। आया समझ में? तो आप लोगों को अलग अलग बनाना है, फिर बाद में उसका क्योंकि नोट्स बनाने हैं। अगर पीएससी वाले योद्धा हो तब बन जाएगा। और व्यापम वाले भी बिल्कुल ट्राई करें क्योंकि आज के समय में पीएससी और व्यापम में कोई अंतर नहीं रह गया है। थोड़ा बहुत अंतर है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा अभी, पर दोनों लगभग सेम हो गए हैं, पीएससी प्री और व्यापम। तो ध्यान रखेंगे। सुघर बिहनिया सर जी, हाँ आप उमल्ला सुघर बिहनिया। ठीक है, सबको कोई झारा झारा नहीं होता है भाई। आ जाओ क्लास में, जुड़ जाओ, मनमाने पढ़ो। ठीक है। वैसे भी राज्य सरकार देख रहे हो पढ़ने पे जोर नहीं दे रही है, बल्कि किस में जोर दे रही है? घूमो फिरो और ऐसा समझ गए। चलिए, पर उनको नहीं पता कि हमने बनाया है तो हम ही बिगाड़ेंगे, है ना। हाँ, हमने बनाया है तो हम बिगाड़ेंगे नहीं, सकते नहीं। जो बनाते वही बिगाड़ सकते हैं, और जो बिगाड़ सकते वो बना भी सकते हैं। गाड़ी वाले मैकेनिक लोगों नहीं देखो बिगाड़ रहे थे, बनाए थे, तो हमने बनाया तो हम बिगाड़ भी सकते हैं। 5 साल वाले हैं लोग, जानते हो। ठीक है, 5 साल बाद फिर से दिखा दिया जाएगा क्या चीज़ है क्या नहीं। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बातें ही नहीं है। 2 साल निकाल लिए, 3 साल और झेल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा वीटो पावर रहेगा कि आपको क्या करना है। ऐसा समझ में? ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे इस बात को। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास को। छत्तीसगढ़ के इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो पढ़े थे उसके एक बार फॉर्मेट को देख लो। ये फॉर्मेट आप लोग को एकदम याद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। एकदम 5 मिनट रिवाइज करना है। पहला बताओ, प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत कितने पार्ट हैं? 4 और टोटल 5। फटाफट नाम बोलो। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण, महापाषाण काल। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? आद्यैतिहासिक काल, जिसमें इंडिया में क्या पढ़ते हैं? और छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ते हैं? हाँ, खाली है ना, डबरा हो गए। चलो इधर आ जाओ। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला क्या है? दूसरा इतिहास। ये हमारा ऊपरी फॉर्मेट है। फिर आप लोग को बताया था कि हमारे जितने भी पाषाण काल है, इन पाषाण कालों को जो है आपको क्या करना है? मैप वाइज याद रखना है कि कौन सा जगह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, क्योंकि इसमें खास करके क्या पूछा जाता है? साक्ष्य स्थल और साक्ष्य वस्तु क्या मिला है सगर के। तो हमारे यहाँ साक्ष्य वस्तु में ज़्यादातर गुफाएं प्राप्त हुई हैं और उन गुफाओं में खासकर हमें शैल चित्र मिला है। स्पष्ट है? चलिए, उसके बाद हम सीधे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल समाप्त होने के बाद आद्यैतिहासिक के बाद सीधा ऐतिहासिक काल, जो आपका तीसरा पार्ट है। कब से कब तक कह बोलने से? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1947। चलिए, प्राचीन इतिहास पे आ जाइए। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या है इसको एक बार बता दो। पहला क्या है? वैदिक काल, दूसरा महाकाव्य, तीसरा और चौथा राजवंश। ध्यान दीजिएगा, चारों के 2-2 पैर बताया था मैंने। वैदिक काल में क्या लेना है? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें से आपको ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो पूर्व वैदिक काल से शुरू होता है कि उत्तर वैदिक काल से?
उत्तर वैदिक। उत्तर से हमें उत्तर मिल रहा है, किसका उत्तर मिला? छत्तीसगढ़ का उत्तर मिल रहा है, याद रहेगा। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। महाकाव्य काल, महाकाव्य काल में क्या क्या है? रामायण और महाभारत। कई जगह इसी महाकाव्य काल को पौराणिक काल ही बोलते हैं, पौराणिक काल। इसका मतलब ये है कि इस समय पुराणों का संकलन हुआ था, ऐसा में पुराण उपनिषद का संकलन हुआ था, इसलिए इसको महाकाव्य काल को पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत रामायण और महाभारत काल। इसके बाद आ जाइए महाजनपद काल। महाजनपद काल में कौन से दो धर्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको याद रखना है। उसके बाद आते हैं राजवंश। तो राजवंश में राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश। तो प्राचीन इतिहास में कौन कौन से राष्ट्रीय राजवंश थे, ये सवाल आएगा। प्राचीन इतिहास में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश थे, ये आपसे पूछा जाएगा। स्पष्ट है? ठीक ऐसे ही आपको मध्यकालीन इतिहास से पूछा जाएगा कौन सा राष्ट्रीय राजवंश था और कौन सा क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, ऐसे भी सवाल यहाँ ही बन सकता है कि आधुनिक इतिहास में छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय राजवंश था और कौन सा क्षेत्रीय राजवंश। आया समझ में? ये नया कॉन्सेप्ट, नया जो प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ तक तो सबको याद हो गया कि नहीं हुआ? हो गया याद? और बार बार रिवाइज करोगे इसको। चलिए, फिर मैंने आगे बताया था कि प्राचीन राजवंश में हम इसको अगर थोड़ा सा डिटेल जाएं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश। राष्ट्रीय राजवंश का मतलब मैं आप लोग बता दिया था कि उसका जो है ये वर्चस्व केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि और भी राज्यों में और भी प्रदेश में रहेगा। एक से अधिक राज्य कह सकते हो जिसका वर्चस्व हो। तो ये जितने भी राष्ट्रीय राजवंश दिख रहे हैं, इनका क्षेत्राधिकार या वर्चस्व या स्वामित्व कह सकते हो, एक से अधिक राज्यों तक फैला हुआ था। जिसमें क्या क्या है एक बार आप लोग इसका नाम बता देंगे। लगभग 7-8 मैंने राजवंश का नाम बताया था। चलो मेरे साथ बोलेंगे, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। पहला वंश मौर्य वंश, दूसरा क्या है? शुंग वंश, तीसरा चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, अब एक ठो पुरानी बताया था मित्र वंश। 8 है। कहीं कहीं पे नंद वंश के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। आप लोग पढ़ोगे मगध साम्राज्य में एक वंश था नंद वंश, जिसमें बहुत ही फेमस राजा हुए थे घनानंद, जिसको समाप्त करने के बाद मौर्य वंश की नींव रखी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो नंद वंश का भी जिक्र आता है, हमें कुछ कुछ प्रमाण मिल रहे हैं। क्या है कि छत्तीसगढ़ में रिसर्च अभी भी जारी है। समय समय पर कभी कभी हमको कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाणिक स्रोत मिल जाता है खोज करते करते, तो उससे अरे ऐसा मिला, ऐसा हुआ, अरे इस ज़माने का देखो, कहीं पे सिक्का मिल जाता है, कहीं पे कुछ वस्तु मिल जाता है, कहीं पे कुछ और मिल जाता है, कहीं पे कुछ महल वहल मिल जाता है खुदाई से। तो फिर हमें इतिहास के बारे में पता चल जाता है। तो कई बार इतिहास जो है आप देखोगे तो अपडेट होने वाले भी ये भी विषय है। आप लोग सुने होंगे कि रामायण काल के संबंधित हमारा सबसे मेन शुरुआती जगह श्री राम वनगमन पथ में अगर देखा जाए तो शुरुआत होता है एमसीबी जिला, और एमसीबी जिला में एक खास जगह है सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका में बताया गया है, दिखाया गया है और देखा गया है कि वहाँ पर एक नदी है मवई नदी। कौन सा नदी है? मवई नदी। मवई नदी के किनारे जो है उस ज़माने में अत्रि ऋषि अनसुईया माता का आश्रम था, और वहाँ पर रामायण काल में जो है वनवास के दौरान माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर रुके थे, काफ़ी समय वहाँ पर व्यतीत किए थे। नदी किनारे उनका आश्रम था मवई नदी किनारे। अभी उस ज़माने की बात है, त्रेता युग की बात है ना। तो उस समय घटना घटी थी, और वहाँ पर जो भी चीज़ वस्तु रहा था वो सब चीज़ रेत में दब गया था, क्योंकि नदी किनारे पूरा रेत में दब गया था। अब रेत ढुलाते ढुलाते खुदाई करते करते अचानक पूरा वो जगह दिखते गया, उसको खोदते गए तो देखे तो गुफा है, गुफा टाइप का मतलब मंदिर। और खोदते गए तो एक गुफा नहीं 17 ठो गुफा दिख गया, 17 ठो गुफा दिया। और सभी गुफा के अंदर आप लोग देखेंगे तो उसमें शिवलिंग मिला है, शिवलिंग। और शिवलिंग भी थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन का शिवलिंग, जैसे आजकल के शिवलिंग एकदम प्लेन गोल रहते, से स्लूप रहते नहीं, इसे पहले के शिवलिंग ऐसे षष्ठाकार त्रिभुजाकार, ऐसा में डिजाइन पहले अलग अलग। तो वैसा वहाँ पर शिवलिंग मिला। तो वहाँ पे 17 गुफा में 12 गुफा में जो है शिवलिंग मिला। उस ज़माने में 12 गुफा, और आज देख लो 12 ठो क्या है? ज्योतिर्लिंग है। कितनी बड़ी बात है कि 12 गुफा होना
सॉरी 12 शिवलिंग होना, जबकि है कितने 17। चाहते तो माता सीता और राम जी 17 गुफा बना सकते थे, सब लाइन से तो थे, वो अभी आज भी जाकर आप देख सकते हो, लेकिन केवल कितने में मिला हमको, केवल 12 में। तो ये जो ज्योतिर्लिंग भी बने हैं ये आदि अनादि काल के बने हुए हैं, आया समझ में। तो इस प्रकार से ये चीज़ बाद में पता चला, अभी पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर भी रुके थे, ऐसा करके खुदाई हुआ, अचानक पता चला। तो इतिहास में कई ऐसे चीज़ है जो अभी भी रहस्य में छुपा हुआ है, दबा हुआ है, जो धीरे धीरे कई बार पता चलता है इस तरीके से। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास जो जानकारी है उस हिसाब से इतिहासकारों ने डिज़ाइन किया है। तो खैर आ जाइए, तो राष्ट्रीय राजवंश में आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो 7-8 राजवंश देख रहे हो इसको आपको पूरा पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित थे। इसके बाद आ जाइए क्षेत्रीय राजवंश। हमारा जो क्षेत्रीय राजवंश है, आप देखेंगे जब भी इसको आप पढ़ोगे तो हमेशा ध्यान रखना 2 क्षेत्र के हिसाब से इसको बांटना है। पहला क्षेत्र क्या है, दक्षिण कोसल, और दूसरा क्षेत्र क्या है, दंडकारण्य। बस्तर का दंडकारण्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोसल क्षेत्र। तो प्राचीन जब राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें 5 राजवंशों को जानना है जो दक्षिण कोसल में शासन किए, जिनके नाम एक बार बोल देंगे। पहला राजर्षि तुल्य वंश, दूसरा पांडु वंश, सोमवंश, बाणवंश, पर्वतद्वारक, और उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र मात्र नल वंश। ये प्राचीन राजवंश है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में बैठे हैं बच्चे लोग, एक मिनट देख लेता हूँ। चलिए ठीक है भाई। खुशबू, कोमल, वर्षा, पुष्पेंद्र, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और पढ़ाया था क्या? अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ का। तो मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी राजवंश था, यहाँ पर भी राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश और एक राष्ट्रीय राजवंश, दिख रहा है राष्ट्रीय राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश में यहाँ पर कितने राजवंश थे? 5। कितने? 5 टोटल। चलो मेरे साथ बोलेंगे। पहला राजवंश का नाम बताएंगे, रतनपुर के कलचुरी वंश, और दूसरा क्या है, रायपुर के कलचुरी राजवंश, तीसरा इन तीनों को कौन से क्षेत्र का क्षेत्रीय राजवंश बोलते हैं बताओ? अरे कौन से क्षेत्र का एरिया? तीनों को बोलो, तीनों को। कौन से क्षेत्र का? ये तो लिखे हूं जी, दक्षिण कोसल। कहाँ का? दक्षिण कोसल। देखो सवाल मैं 17-60 बना सकता हूँ, इतना सवाल बनता है, एक छोटी बस पूछने का तरीका अलग होता है, पर तुम्हारा दिमाग खेलने आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्यकालीन इतिहास में दक्षिण कोसल क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश थे? प्रमुख रूप से रतनपुर के कलचुरी राजवंश, रायपुर के कलचुरी राजवंश और कवर्धा के फड़ी नागवंश। उसके बाद चौथा क्या है बताइए? बस्तर के छिंदक नागवंश, और 5वां क्या है? बस्तर के काकती। ये दोनों राजवंश, स्थानीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश कौन से क्षेत्र से थे? दंडकारण्य क्षेत्र से। आया समझ में? ये आपको ध्यान। फिर मैंने कहा था कि ये जो दिख रहा है रतनपुर रायपुर का, ये क्या है? बेसिकली कलचुरी वंश है। और ये आप देख रहे हो फड़ी नागवंश छिंदक, बेसिकली क्या है? ये नागवंश है। ऐसा में अब इसी दौरान राष्ट्रीय राजवंश को भी सोचना है। कौन कौन से राष्ट्रीय राजवंश थे उस जमाने में मध्यकालीन इतिहास में? मध्यकालीन इतिहास को आपको लेना है 1000 ईस्वी से लेकर 1741, ये मान के चलो, या 1854। तो इस दौरान राष्ट्रीय राजवंश में आपको ध्यान रखना है कि भारत देश में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, जिसमें आप लोग पढ़ोगे तो गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश और सैयद वंश। तो इन चारों वंशों में कितने? 5 हो गए ना? 5 वंश दिख रहा है, गुलाम, खिलजी, तो सैयद, लोधी। लोधी को आखिरी में लिखना ना यहाँ पर, अगर क्रम से बोलोगे तो पहले सैयद आएगा। इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ये सब चीज़। ओके, तो यहाँ पर इन 5 दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टी जो चला है, इसमें छत्तीसगढ़ के कौन से वंश ने मतलब इस दिल्ली सल्तनत कौन से वंश ने छत्तीसगढ़ में अपना दबदबा कायम किया था?
तो आपको बोलना है खिलजी और तुगलक। ये लिख दिया हूँ, खिलजी और तुगलक। ये भी अपने आप में एक नया सवाल है पीएससी के लिए, व्यापक के लिए। ऐसा में तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन 5 दिल्ली सल्तनत के वंशों में 2 वंशों ने छत्तीसगढ़ में अपना दबदबा बनाया हुआ था, स्पष्ट है। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के बाद जानते हो लोदी, इब्राहिम लोदी, पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर हुमायूं वाला सुने हो नहीं सुने हो वो घटना। तो फिर उसके बाद फिर मुगलों का राज आ गया, बाबर जीत गया तो मुगल साम्राज्य आया, मुगल डायनेस्टी आया। तो मुगलों में कई से राजा हुए, अकबर जानते हो फेमस था, है कि नहीं, उसका बेटा जानते हो जहाँ पाया गिर जाता था जहांगीर, औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो है अधिकार हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, पढ़ोगे इसके ऊपर जो है। हमारे एक कवि थे गोपाल मिश्र, ठीक है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में जो है एक किताब लिखा इनके ऊपर, नाम था खूब तमाशा। बहुत नौटंकी किए थे ये औरंगजेब, तो इनके के ऊपर उन्होंने क्या लिखा, किताब लिख डाला। तो मुगल साम्राज्य में कौन सा राजा का बादशाह का दबदबा था, औरंगजेब। तो मतलब ये पिक्चर आया था, देखिए छावा, सुने हो छावा, देखे हो, नहीं देखे होगे देख लेना ससुरे। ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे होंगे, ऑफलाइन वाले भी, एक बार छावा देख लेना, इसके ऊपर है। और मराठा शासक बिंबाजी भोसले की, संभाजी भोसले की, कौन है बताओ, देखे होगा तुम्हारे, कौन देखे हो, नहीं देखे हो, चलो सर इस साल, सॉरी इस संडे को तुम्हारा एक मूवी फिक्स, कौन सा, छावा। हाँ, तो ये आप देख रहे हो मध्यकालीन इतिहास में इस तरीके से। इसके बाद अगला आप देखेंगे आधुनिक इतिहास। तो तीसरा जो पार्ट है हमारा मध्यकालीन इतिहास बाद आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को कब से कब तक का समय का मानते हैं, तो 1741 कह लो या फिर 1854, 1854 से लेकर 1947 ईस्वी तक। और इस दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्टार्ट होता है मराठा से, ब्रिटिश से, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश, ऐसा नहीं। अब इसको थोड़ा सा और अलग एंगल से बता रहा हूं मैं। मराठा काल, ब्रिटिश काल, फिर आएगा मराठा काल इंटरवल है, फिर आएगा आपका ब्रिटिश काल। और मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रिटिश काल के दौरान जो है ये जो तीसरा इनका जो सेकंड पार्ट आता है, लास्ट पार्ट है, कैसे इसी समय एक आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर का भी होगा और क्षेत्रीय स्तर का होगा। गांधी जी के द्वारा जो चलाए जाएंगे वो लगभग सभी क्या होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। सुने नहीं सुने हो, एक आध आंदोलन का नाम बताओ तुम लोग, गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन का नाम बताओ, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, क्या क्या आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक आध तो भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिए थे बताओ, करो या मरो। 10वीं पास हो ना, पास हो कि नहीं 10वीं, हाँ तो बताओ। हालांकि 8वीं में पूछा रहा होगा, 8वीं में भी था ये। कौन से आंदोलन में करो या मरो दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, असहयोग की, भारत छोड़ो। देख कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इतिहास ही बन गया तुम्हारे लिए, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ये नारा दिया था, ऐसा नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आंदोलन भी हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या रही है ये हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और नया चीज़ आप ध्यान रखना कि इस दौरान क्या आधुनिक इतिहास में क्षेत्रीय राजवंश और राष्ट्रीय राजवंश रहा होगा। सवाल है क्षेत्रीय राजवंश और राष्ट्रीय राजवंश। ये नवा सवाल यूपीएससी लेवल का, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आधुनिक इतिहास के दौर में 1741 से 1947 के समय में छत्तीसगढ़ के भूभाग पर क्षेत्रीय राजवंश और राष्ट्रीय राजवंश का अस्तित्व था या नहीं था। इसकी प्रासंगिकता को है ना बताइए समालोचनात्मक ढंग से, तथ्य लिखना है दुनिया भर के। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दक्षिण कोसल क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, मराठा, कौन सा वंश, मराठा वंश। और मराठा वंश की खूबसूरती यह है
कि ये क्षेत्रीय राजवंश के साथ साथ क्या कहोगे इसको, राष्ट्रीय राजवंश। और दोनों में से कोई एक लेना होगा तो क्या बोलोगे आप लोग, राष्ट्रीय राजवंश, क्योंकि मराठा एक ऐसा वंश है जिसकी उत्पत्ति कह सकते हो कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र से हुआ है, और इनका दबदबा आसपास के राज्यों तक फैल गया, छत्तीसगढ़ में भी आ गया, नागपुर के माध्यम से यहाँ पर, ऐसा में। तो ये आपका दक्षिण कोसल क्षेत्र में, दक्षिण कोसल, फिर बाद में पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे खासकर क्षेत्रीय राजवंश में आपको लेना है काकतीय वंश। इसको याद, काकतीय राजवंश एक ऐसा राजवंश है जो आधुनिक इतिहास के दौर में भी अपना अस्तित्व बनाए रखा, काकतीय वंश। और ये एक ऐसा वंश है जो मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हो, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में भी इसका आएगा अस्तित्व और आधुनिक इतिहास में भी आएगा। तो दो राजवंशों के नाम बताइए छत्तीसगढ़ में जो आधुनिक काल में राज कर रहे थे। तो एक लेना है मराठा वंश और दूसरा क्या लेना है, काकतीय वंश। है समझिए, ये नया सवाल बनेगा, जनरेट होगा। तो चलिए, तो ये इतना ही है, रूपरेखा कंप्लीट हो गया। रूपरेखा इतना आप समझ गए तो आपका ओवरव्यू कंप्लीट है। अब मैं जितना पढ़ाया हूँ इसी को मैं जो है मैप के माध्यम से उन राजवंशों को मैप में अब स्थान दे रहा हूँ। आपको दिमाग में उसको सेट करना है, बन जाएगा। चलिए तैयार हो जाइए। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के जो है खासकर जितने भी राजवंश हुए हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास के दौर में या फिर मध्यकालीन इतिहास के दौर में, हम जो है उनको मैप के माध्यम से सॉर्टिंग करेंगे, रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे। देखो आजकल पीएससी जो है व्यापम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जनरेट के सवाल बना रहा है, ठीक है। फड़ ऐसे टू द पॉइंट फैक्टोरियल वाला, थोड़ा सा फैक्चुअल वाला जो होता है ना, तथ्यात्मक प्रश्न बोलते हैं, वो थोड़ा सा कम बना रहा है, थोड़ा सोचने वाला प्रश्न बना रहा है। तो मेरे को उस टाइप से पढ़ाना है तुम लोग को। पढ़ाता भी उसी लहजे से हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग भी और मैं भी। बन जाएगा? नहीं तो टू द पॉइंट पीपीटी बना के सट रंग आ देते हैं अभी, है कि नहीं। खट 2 मिनट में कोर्स खत्म होता है। फिर नहीं, मेरे को साल भर लगता है पढ़ाते पढ़ाते, जिसको मैं 3 महीने में ख़त्म कर सकता हूँ उस स्टाइल में अगर पढ़ाऊँ तो। लेकिन मेरे को ऐसा ख़त्म ही नहीं करना है। ऐसा में तुम प्री में भी अपना दबदबा कायम कर सकते हो, मेंस में भी कर सकते हो और इंटरव्यू में भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ देगा इस पर आधारित कोई भी प्रश्न, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ रहेगा तब तो बता पाओगे। ऐसा में कॉन्सेप्चुअल तरीके से, थोड़ा नयापन के साथ। चलिए ऑनलाइन ध्यान देंगे। चलिए बताइए कौन सा जिला है ये? एमसीबी। ये कौन सा जिला है? कोरिया। ये कौन सा जिला है? और ये हमारा कौन सा जिला है? और ये आपका, और ये हमारा जसपुर। पहचानो ये कौन सा जिला है? कोरबा। इसको पहचानिए, जांजपा। और ये अपना, इसको पहचानो, बिलासपुर। ये कौन सा है? जीपीएम। और ये कौन सा है? मुंगेली। चलो, और ये कौन सा जिला है? सारंगगढ़, भिलाईगढ़। दुर्ग संभाग में जाओ, पहचानो कौन सा जिला है? ये कवर्धा। और ये कौन सा जिला है? ये जिला का नाम बताओ। एम में। और ये हमारा केसीची। ये तुम्हारा बेमेतरा। और ये कौन सा है? दुर्ग। और ये हमारा बालोद। इस जिले का नाम बताओ। बलौदाबाजार। और ये हमारा, और ये तुम्हारा, और ये हमारा, और ये आपका धमतरी। अब आ जाओ बस्तर संभाग में, कौन सा जिला है ये? कांकेर। ये कौन सा जिला है? और ये कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। इधर बीजापुर। और 33 जिलों में राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर राज्य का सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा जिला कौन सा है? शक्ति। शक्ति गायब दिख रहा है, ये आ गया शक्ति। हो गया। तो 33 जिले में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको राजवंशों को देखना है। क्षेत्रीय राजवंश को अपन पहले पकड़ते हैं, ठीक है जी। टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राजवंश। संक्षेप में
इसको और क्या बोलते हैं? स्थानीय राजवंश। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये? बस्तर या दंडकारण्य, और इधर वाला दक्षिण कोसल, है ना? चलो दक्षिण कोसल मैप में सीधा पॉइंट आउट करेंगे, और अपना दंडकारण्य। मध्य छत्तीसगढ़ बोल सकते हो इसको, दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर ही बोल सकते हो। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनेंगे अब। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग दक्षिण कोसल से। तो सबसे पहला राजवंश आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, राजर्षि तुल्यवंश। नंबर 1 पे राजर्षि तुल्यवंश। उसके बाद दूसरा मैं बताया था राजर्षि के बाद राजसर, याद आ रहा है कुछ? सर से सरबपुरी वंश, ध्यान दें, सरबपुरी वंश। चलिए अब जोड़ी को देखते हैं मैप में। तो ध्यान दीजिएगा, राजर्षि तुल्य वंश का जो दबदबा था, या इस राजवंश के बारे में ध्यान देंगे, ये छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश था। इनका क्षेत्र था रायपुर में एक खास जगह है आरंग। कौन सी जगह है? आरंग। ध्यान दीजिए, जगह सुने हो आरंग, ठीक है, आप लोग के लिए तो आसान है आरंग। तो यहाँ पर पहला राजवंश राजर्षि तुल्य। ध्यान, राजर्षि तुल्य वंश। इनका शासनकाल इस छत्तीसगढ़ में आपको ध्यान रखना है 4वीं से 5वीं सदी के बीच में इनका शासन रहा। 4वीं 5वीं में, इसको थोड़ा सा हम लोग अब स्कूल से जोड़ेंगे। 4वीं 5वीं क्या बोलते हो? प्राइमरी स्कूल। और 6वीं से उधर 8वीं तक को क्या बोलते हैं? मिडिल स्कूल। और 8वीं के बाद जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, 9वीं 10वीं को हाई, और 11वीं 12वीं को हायर सेकेंडरी। और 12वीं के बाद 13वीं 14वीं 15वीं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उधर? कॉलेज। अरे अब बोलते हैं ना, कॉलेज बोलते हो, महाविद्यालय वाला बोलते हो, या स्नातक बोलते हो? क्या बोलते हो? स्नातक। और उधर 15 के बाद 16 17 क्या बोलते हो? स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट। और उसके बाद होता है उधर और पढ़े के शौक है ना, पागल होना है, और पीएचडी बोलते हैं ना, पीएचडी जी। हाँ, 18 19 20 21 22 निकल गए 22 साल। पढ़ने से 22 साल निकल गया, ठीक है। बाकी पढ़ाई शुरू कब से हो जाता है? 5 साल 6 साल में। तो 22 6 28 हो गए, नहीं पूरा 28। खैर इधर आ जाओ। तो राजर्षि तुल्य वंश के बारे में हम ध्यान देंगे कि 4वीं 5वीं शताब्दी में आरंग में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इस वंश का संस्थापक के बारे में आपको याद रखना है। संस्थापक का नाम था शूरा। क्या था? शूरा। आरंग थी इसकी राजधानी, कैपिटल इन लोग का। पढ़ोगे सूरा, दैत्य, विभीषण, भीम प्रथम, दैत्य द्वितीय, फिर भीम द्वितीय, ऐसे करके 6 राजा हुए। तो यहाँ पर ये राजर्षि तुल्य वंश पहला राजवंश। ओके, 4वीं 5वीं शताब्दी। उसके बाद सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश, ध्यान रखेंगे, जगह का नाम सरबपुरी वंश। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो क्षेत्र रहा है, ये दिख रहा है सारंगढ़, सारंगढ़, और इधर एक और सारंगढ़ करके जगह था, सरबपुर करके, जो संबलपुर में था ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मैं ये सारंगढ़ को, सरबपुर को, फिर बाद में इधर बिलासपुर का मल्हार भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ जैसे राजा हुए
उस वंश में, तो वो राजा लोग अपना राजधानी को चेंज करते गए। तो सारंगढ़, कभी सरभपुर उड़ीसा वाला इलाका, तो बाद में फिर इधर मल्हार में पढ़ोगे निर्मला नदी के किनारे प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर बसाया था, इस तरीके से। तो दूसरा जो वंश है आपको क्या देखना है, सरभपुरी, सरभपुरी वंश। संस्थापक का नाम लिख लेंगे सरभराज, सरभराज, और इनकी राजधानी थी, जो मेन राजधानी बाद में बना, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो प्रसन्नपुर, जिसको आज हम लोग बोलते हैं मल्हार। बहुत ही छोटे शब्दों में लिख रहा हूँ, मल्हार विलास में। समय के साथ 3 राजधानियाँ रही, सारंगढ़, कुछ का कहना है सरभपुर, कुछ कहना है मल्हार। ऐसा में संक्षेप में बता रहा हूँ ऊपर ऊपर। चलिए, तो ये 2 राजवंश हो गए, दोनों बारे में बता दिया, संस्थापक और राजधानी। तीसरा राजसर, फिर क्या होता है राजसर, ट्रिक याद आ रहा है कुछ पांडु वांडु के बारे में? तो यहाँ पर बोलना है पांडु वंश, या फिर इसको बोलते हैं सोमवंश। अब ध्यान दीजिए, बड़ा ही दिलचस्प है पांडु वंश, सोमवंश को थोड़ा समझना, गौर करना। पांडु वंश, इसी वंश को क्या बोला जाता है, सोमवंश। ये लोग अपने आप को चंद्रमा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है जी। तो ये पांडु वंश है, इनके 4 ब्रांच हुए, ये 4 वंश हुए। कितने? 4 पढ़ोगे। और ये 4 जो वंश है वो क्षेत्र आधार पर, एरिया के हिसाब से, और ये एक के बाद एक आए, क्रमशः आए, एक साथ 4 अलग अलग जगहों में नहीं थे। पहले फर्स्ट, ये खत्म होने के बाद दूसरा, ये खत्म होने के बाद तीसरा आया, और ये तीसरा होने के बाद चौथा। जैसे पिक्चर नहीं बनता है सिक्वल में, एक खत्म होता है दूसरा पार्ट बनता है। वेब सीरीज बोलो ज़्यादा अच्छा है। पंचायत का देखे हो नहीं देखे हो? हैं? देख ले जी। मैं भी देखूंगा करके सोचता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन वाले पंचायत वेब सीरीज बार बार उसके ऐड आते रहते हैं, बहुत फेमस है ना, बहुत लोग देखते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ के नहीं देखना है अब। हाँ, वो मेरा चल जाएगा, मेरा थोड़ी परीक्षा दिलाना है। कैसे जी? हाँ, परीक्षा तुम लोग को दिखाना है। तो देखो, पांडु वंश के बारे में ध्यान रखना। यहाँ पर ये तीसरा राजवंश है। इनका जो है पहला राजवंश मैकल क्षेत्र में चालू हुआ, मैकल क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में इनका क्षेत्र चेंज हो गया, स्थानांतरित होके दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल क्षेत्र। फिर इनका स्थान बाद में चेंज हो गया, स्थानांतरित हो गया कलिंग क्षेत्र, कलिंग क्षेत्र, कलिंग जो कि आज वर्तमान में ओडिशा क्षेत्र में आता है। उसको पहले कलिंग बोलते थे ओडिशा को, जिसकी राजधानी उस जमाने में तोसली था। फिर चौथा जो है वो कांकेर क्षेत्र में आ गया, या काकराय क्षेत्र। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ ये पांडु वंश, सोमवंश का स्थान, क्षेत्र चेंज होते गया, राजधानी भी चेंज होते गया। आया समझ में? ये मैकल, दक्षिण कोसल, कलिंग, कांकेर। आया समझ में? अब इनका समय के साथ इसको जोड़ दो। इनका जो है समय रहा है 4वीं से 6वीं। दक्षिण कोसल का लिख लेना 6वीं से 8वीं। इसका लिख लेना 9वीं से 12वीं या 11वीं। बन जाएगा जो तुमको अच्छा लगे, 9वीं 11वीं चल जाएगा। और काकराय का लिखना 12वीं से 14वीं। ये समय के साथ मैंने इसको बांध दिया। अब इनके संस्थापकों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। संस्थापक जो उन्होंने इस राजवंश को स्थापित किया उसको बोलते हैं संस्थापक, या आदि पुरुष भी कहते हैं कई बार। मैकल क्षेत्र के संस्थापक या मैकल वंश के, पांडु वंश के राजा का नाम था जयराज, आदि पुरुष। दक्षिण कोसल का, ठीक है, आप लोग लिख लेना उदयन
ऑब्लिक इंद्रबल, उदयन है फिर इंद्रबल। कलिंग क्षेत्र का लिखना शिवगुप्त और कांकेर का लिखना सिंहराज। विचार। अब लिख लेते हैं इनकी राजधानी। मैकल क्षेत्र की राजधानी आपको लिखना है कैपिटल अमरकंटक था, अमरकंटक क्षेत्र। और दक्षिण कोसल का आप लोग को लिख लेना है सिरपुर। उन दिनों इसका नाम था श्रीपुर। और कलिंग का आप लोग लिख लेना सरबपुर क्षेत्र, ठीक है। और कांकेर का कांकेर लिखना ऐसा। अब इसको मैप से समझना है, तो मैं लिख दिया थ्योरी, अब इसको मैप से समझो। 1 2 3 4। पहला मैकल क्षेत्र, दक्षिण कोसल, कलिंग, कांकेर। एरिया को पकड़ना है दिमाग में। अब देखो इसी वंश को पांडु वंश भी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सोमवंश। जैसे सुने होंगे साहू लोग को तेली बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? शर्मा लोग को ब्राह्मण ही बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? सिन्हा लोग को कलार ही बोलते हैं, सुने को नहीं सुने हो? देवांगा लोग को कोष्टा बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं? वैसे तुम लोग कभी घर में, स्कूल में अलग नाम है, घर में अलग नाम है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पांडवों को क्या बोल सकते हो? सोमवंश। स्पष्ट है? तो चलिए, इनका पहला जो है क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित हुआ? मैकल क्षेत्र। तो मैकल क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो एमपी का ये जो पश्चिमी हिस्सा है और छत्तीसगढ़ का एमपी का पूर्वी हिस्सा और छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा, ये आपका राजनांदगांव क्षेत्र से लेकर ये किनारे किनारे ये पूरा एरिया मैकल पहाड़ है पूरा इधर, ये मैकल पहाड़ एरिया। इसी मैकल पहाड़ पे मंडला, ठीक है, शहडोल सुने होंगे। इधर एक जगह है अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। तो ये अमरकंटक में शुरुआत हुआ पांडु वंश का या सोमवंश का। कौन से क्षेत्र पे? मैकल क्षेत्र पे। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे मैकल का पांडु वंश। नंबर 1 यहाँ पे मैकल का पांडु वंश। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े हो? दक्षिण कोसल। तो ध्यान दीजिएगा, उन दिनों दक्षिण कोसल ये पूरा बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग और ये रायपुर संभाग और थोड़ा बहुत इधर उड़ीसा का भी एरिया, ये क्या कहलाता था? दक्षिण कोसल। तो यहाँ पर दक्षिण कोसल की राजधानी थी उन दिनों सिरपुर। सिरपुर कौन से जिला में वर्तमान में? तो ये पहला और ये अपना दूसरा ब्रांच। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसा इसको रोमन स्टाइल में लिखता हूँ। फर्स्ट सेकंड कहने का मतलब यहाँ पर जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। आई समझ में? तो ये पहला मैकल का पांडु वंश। संस्थापक कौन है? जयराज, चौथी पांचवी में। इधर फिर सेकंड अपना कौन सा बोलोगे इसको? दक्षिण कोसल का जो भी है पांडु वंश या सोमवंश, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से समय में आया बोलने से? 6वीं से 8वीं शताब्दी। संस्थापक कौन था? उदयन या इंद्रबल बोलना है। इंद्रबल वास्तविक था, उदयन आदि पुरुष पढ़ोगे। राजधानी क्या थी? सिरपुर। तो इसको जो है सिरपुर का भी ऐसा बोलते हैं, सिरपुर का पांडु वंश। इसका एक और नाम है सिरपुर का पांडु वंश। जैसे मैं आप लोग कह दूं, जैसे आप लोग जाओगे, मान लो चले कहाँ? यूपी चले गए, रहने वाले कहाँ के हो? छत्तीसगढ़। तो वहाँ वाले क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का आदमी है ये। और मान लो आप रायपुर क्षेत्र से रहते हो तो ये बोल सकते हैं रायपुर का आदमी है। ये भी सही है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ का आदमी बोलूँ चाहे रायपुर का आदमी, मतलब तो एक ही है। तो ऐसे ही इसको दक्षिण कोसल का राजवंश बोले या फिर सिरपुर का राजवंश बोले या सिरपुर का पांडु वंश, मतलब एक ही है, ये ध्यान रखना। तो सिरपुर का जो पांडु वंश है या दक्षिण कोसल का पांडु वंश, संस्थापक इंद्रबल, राजधानी सिरपुर,
देख लिया। अब आते हैं तीसरा, कलिंग क्षेत्र। 9वीं 12वीं में जो है कहाँ पे आ गया, कलिंग। कलिंग जो है इधर उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे मान लो तीसरा कलिंग। तार कैसे जुड़ रहे हैं इन लोगों को देखो, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है समझ में। और इसका नाम क्या लोग, कलिंग का सोमवंश या कलिंग का पांडु वंश। बेसिकली इसको कलिंग का सोमवंश बोलते हैं। नाम चेंज हो गया, पांडु से क्या हो गया, सोम हो गया। उड़ीसा में चलते तो भाषा चेंज नहीं होगी जी, पांडु का बोलने चालू कर दी सोम। इसके संस्थापक आप लोग पढ़े हो, शिवगुप्त, पता हो ना, शिवगुप्त, ये अपना शिवगुप्त, 9वीं से 12वीं। चलो अब मजे की बात, इसको थोड़ा अपना देहाती स्टाइल में थोड़ा समझते हैं। 4वीं से 6वीं क्या बोलते हो बताओ, स्कूल के हिसाब से बताओ। प्राइमरी बोलते ही नहीं बोलते हो, तो मैकल वाले मन का है रे, प्राइमरी वाले। और दक्षिण कौशल वाले मन देख लो, 6वीं से 8वीं मिडिल वाले। कलिंग वाले देख लो 9वीं से 12वीं, है ना, हाई स्कूल वाले, हाई सेकेंडरी वाले मन, है कि नहीं। और कभी बात कांकेर वाले देखो, कांकेर कॉलेज वाले, क्या वाले, कॉलेज वाले। समझ जाओगे तो याद करने का एकदम सरल तरीका, बस पता होना चाहिए कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, मिडिल किसको बोलते हैं, हाई किसको बोलते हैं और कॉलेज किसको बोलते हैं। याद रहेगा, नहीं पगला जाओगे, अरे करे करे कहा हरे किसे, तो इसको ध्यान रखना। तो ये प्राइमरी, मिडिल और हाई पहुंच गए, ठीक है। अब आते हैं हाई के बाद कॉलेज। तो इनका चौथा ब्रांच यहाँ शिफ्ट होकर अब कहाँ आएगा, ये कौन जिला है, ये कांकेर है ना ये। तो ध्यान दीजिए कलर को थोड़ा सा, ये यहाँ इनका वंश खत्म नहीं हो रहा है, भले क्षेत्र बदल रहा है। और यहाँ पर चौथा, इसका नाम क्या है, एक काम करते हैं, इसको इधर लिख देता हूँ, कांकेर का सोमवंश, ठीक है। संस्थापक कांकेर मतलब बस्तर एरिया, बस्तर में जानते हो मन माने क्या है, जंगल है। और जंगल में कौन रहता है, कौन सा जानवर रहता है, जंगल का राजा किसको बोलते हैं, और शेर को और क्या बोल सकते हो, सिंह राज, ये हो गए। तो कांकेर का सोमवंश सिंहराज संस्थापक है। और राजधानी क्या था इन लोग का, कांकेर, राजधानी कांकेर। आज भी यहाँ पे कांकेर मेन जिला मुख्यालय है, हो गया। तो इस प्रकार से आपके 3 राजवंशों के बारे में मैंने बता दिया, राज, है ना, सरब और पांडु। पांडु वंश के पास क्या था बताओ, क्या बताया था, लिखवाया था कुछ, याद आ रहा है। चौथा राजवंश बाण वंश, क्या था, बाण वंश। चलिए तो बाण वंश देखते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ पर था बाण वंश। तो बाण वंश के लिए आपको सीधा जाना है, जिला कोरबा में एक जगह है पाली। कौन जगह है, पाली, सुनोगे, पाली कटघोरा। ऐसे बिलासपुर से जाते हैं रतनपुर महामाया के दर्शन करने, तो रतनपुर जो मेन रोड गया है 130, उसी रोड से आगे और निकल लेंगे तो कोरबा में एंट्री मारोगे जिला में, तो वहीं पर एक तहसील है पाली तहसील। तो पाली में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चौथा राजवंश जिसका नाम क्या है, बाण वंश। संस्थापक का नाम लिख लेना, महामंडलेश्वर मल्लदेव। राजधानी लिख लेना पाली। बाण वंश शासनकाल लिख लेना 9वीं से 10वीं, 10वीं सेंचुरी या शताब्दी, 9वीं 10वीं। बाण वंश संस्थापक कौन है, मल्लदेव। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से बाण वंश जो है प्राचीन इतिहास में किस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया, पाली कोरबा क्षेत्र, बिलासपुर कोरबा लगा हुआ ये वाला एरिया, ये कोरबा पाली, पाली कटघोरा सुने रहना। उधर ही चैतुरगढ़ करके खास जगह है, लाफागढ़ चैतुरगढ़, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं, चैतुरगढ़ को पाली क्षेत्र।
पढ़ोगे इस वंश में बहुत फेमस राजा हुए। अब ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ ना, फालतू टाइम लग जाएगा कुछ इसमें, केवल मैं शीर्षक बता रहा हूँ, मान चलो है ना। बाण वंश, संस्थापक मल्लदेव, राजधानी पाली, हो गया। चलिए उसके बाद चौथे के बाद कौन सा वंश था, याद करो। पांचवा क्या था, पर्वत द्वारक, पर्वत द्वारक वंश। तो पर्वत द्वारक वंश कहां पर था, पांचवा वंश। तो इसके लिए आपको सीधा जाना है कहाँ, गरियाबंद जिला, और यहाँ पर फुनगी में ना आखिरी में पांचवा लिखना है पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। तो पर्वत द्वारक वंश के बारे में लिखेंगे। बात है आपका 5वीं 6वीं सदी का। यहाँ पर संस्थापक हुए सोमन राज, सोमन राज। राजधानी थे इन लोग का देवभोग, देवभोग है ना यहाँ पर, देवभोग गरियाबंद के आखिरी की तहसील देवभोग। तो यहाँ पर देवभोग जो जगह है गरियाबंद जिले का, यहाँ पर पर्वत द्वारक वंश ने राज किया क्षेत्रीय राजवंश के रूप में 5वीं 6वीं शताब्दी में। सोमन राज करके यहाँ के संस्थापक राजा थे इस क्षेत्र के। हालांकि मूल रूप से उड़िया थे लोग, उड़ीसा थे, पर इस क्षेत्र में आकर राज किए। बाद में इनका भाई तुष्टिकर बोलते हैं, पुत्र जो है तुष्टिकर जो है शासन करेगा। तो पर्वत द्वारक वंश दिख रहा है कहाँ पे है इन लोग का शासन। चलिए, तो इस तरीके से 5 राजवंश लोग दक्षिण कोसल क्षेत्र में क्या किए, राज किए। अब थोड़ा सा गहरी सांस लो। दिमाग को फोकस करो। अब ये 5 ठोक का माइंड मैप में देखना है। पहला वंश मैं लिखा हूं राजर्षि तुल्य वंश। मैप में कहाँ दिखना चाहिए, आरंग दिख रहा है। राजर्षि तुल्य वंश पीछे वालों को दिख रहा है, हाँ। किस में दिख रहा है, इसमें देखना है, ठीक है। राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद दूसरा वंश क्या है, सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश देखो कहाँ है मैप में, अच्छे देख लो। जिनको नहीं दिख रहा है देख सकते हो, अभी शुरुआती है आप लोग का, दूध भात हुआ भी है ना। और जो याद नहीं करेगा ना, उन लोग बता रहा हूँ सीधा गौरलाटम फेंकूंगा, निक भैंसा दरहम डाल दूंगा। जाते रहना मगरमच्छ, जानते हो नहीं, क्रोकोडाइल। इसे ध्यान से देखो। राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश। तीसरा क्या है, पांडु वंश। पांडु वंश पहला कहाँ है, ब्रांच स्टार्टिंग मैकल। फिर दूसरा दक्षिण कोसल। तीसरा और उसके बाद चौथा कांकेर। एक भावर से दिखना चाहिए इससे, मैकल, दक्षिण कोसल, कलिंग, अब कांकेर। एक राउंड मारना है, मान लिया एक राउंड। ओ रवीना टंडन दिखत तोला, हमारे क्लास में रवीना टंडन है, ऑनलाइन वाले जान लो। हमारे क्लास छोटे मोटे नो है किसी जी। सर जी सीजीपीएससी क्लास चल रहे हो, सीजीपीएससी क्लास चला थे कैसे यार। तभी तो इतना बतावा डिटेल में आराम से है नहीं। अभी व्यापार में साइंस आए। चलो पांडु वंश देख ले चारों तरफ। उसके बाद अगला क्या है, बाण वंश। बाण वंश कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, पाली कोरबा। कौन है संस्थापक, ठीक है अभी पूछूंगा, अभी एक बार पहले जगह को फिक्स कर लो। पांडु वंश सबको दिख रहा है बरोबर, ठीक है पकड़ा गया। हाँ उसके बाद आखिरी में पकड़ना है 5वां पर्वत द्वारक वंश। कहाँ है पर्वत द्वारक वंश, गरियाबंद। दिख रहा है सबको गरियाबंद। तो ये 5 राजवंश को एकदम ठीहा बांध दो। पहला राजर्षि तुल्य वंश, ध्यान से जाना चाहिए, दिमाग कहाँ, आराम। उसके बाद सरबपुरी वंश, सीधा बिलासपुर मल्हार या सारंगगढ़ या सरबपुर। उसका तीसरा क्या है, पांडु। पांडु के 64 ब्रांच, मैकल, दक्षिण कोसल, कलिंग, कांकेर दिखा थे। उसके बाद बाण वंश,
कहाँ चलत बाढ़ है? पाली में ना, कोरबा पाली। और उसके बाद आखिरी कटघोरा, करीबन, हाँ ठीक। चलो अब ये पांचों राजवंश के तुम लोग को सियान लोग बताना है। सियान मतलब संस्थापक, घर के मुखिया। चलो बताओ, राजर्षि तुल्य वंश कौन है? सूरा। सरबपुरी का सरबराज। अब पांडु में आना है। पांडु में 4 ठक, चारों सियान ला धरना है। मैकल में क्या बोलना है? जयराज। मैकल के बाद दूसरा दक्षिण कौशल, सिरपुर क्षेत्र। कौन था सियान? उदयन या इंद्रबल। ठीक है, इंद्रबल मेन है, वास्तविक संस्थापक। उसके बाद चौथा कलिंग। कौन है संस्थापक? कौन है? शिवगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त नहीं, कौन? शिवगुप्त। और उसके बाद कांकेर, सिंहराज। याद हुआ? ठीक। तो ये हो गए आपके 4 ब्रांच के 4 संस्थापक। अब उसके बाद आ जाओ बाण वंश। कौन संस्थापक? मल्लदेव। राजधानी पाली। और उसके बाद आखिरी परत। कौन संस्थापक? सोमन राज। राजधानी देवभोग। मैप से याद हुआ? मैप से तुमको प्रैक्टिस करना है। आया समझ में? चलो अब आते हैं हम लोग दंडकारण्य क्षेत्र का स्थानीय राजवंश। कौन से काल का? प्राचीन का। प्राचीन इतिहास देख रहे हैं ना, तो प्राचीन इतिहास में आपको लेना है यहाँ पर एक ठोक है नल वंश। लिखोगे नल वंश, और इनका शासनकाल 5वीं से लेकर सीधा 12वीं। ठीक है, 5वीं से लेकर 12वीं। और मैप में ये आपको बस्तर क्षेत्र में यहाँ पर नल वंश 5वीं से 12वीं। सीधा मिडिल, प्राइमरी के बाद सीधा मिडिल हाई स्कूल, 5वीं पास 12वीं पास। संस्थापक का नाम लिखेंगे नल वंश का शिशुक। क्या लिखेंगे? शिशुक। और ऑब्लिक करके लिखेंगे वराहराज। क्या लिखोगे? वराहराज। तो नल वंश ध्यान रखना, पूरे प्राचीन इतिहास में 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक पूरा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कौन कर रहा है राज? नल वंश। बहुत ही लंबा चला कि नहीं चला? तो बहुत सारे राजा पढ़ोगे इसके वंश में हुए करके। तो नल वंश में याद रखना आदि पुरुष है शिशुक और वराहराज है वास्तविक संस्थापक। ये आपका आदि पुरुष और वास्तविक कौन है बोलने से? वराहराज। आया समझ में? तो नल वंश पूरे बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र में, इधर देख रहे हो 5-5 लोग राज किए समय दर समय, लेकिन यहाँ पर अकेला पूरा झेल लिया या संभाल लिया 500-600 साल। मायने रखते नहीं रखते? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नल वंश बहुत बड़ा है इसका नल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत लंबा चला। शिशुक संस्थापक है और वराहराज वास्तविक संस्थापक। याद रहेगा? राजधानी लिख लेंगे आप लोग नल वंश का बस्तर लिख लेना। नल वंश का क्या था? राजधानी बस्तर। ठीक है, और उन दिनों बस्तर को क्या बोलते थे बोलने से प्राचीन काल में? भ्रमरकोट लिख लेना, भ्रमरकोट। तो ये हो गए क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ के, जिनकी राजधानियाँ और संस्थापक और समय देख लिए। अब हमको देखना है मध्यकालीन का। मैप से मैं आप लोग को मध्यकालीन का दिखा रहा हूँ। सिंपल है मध्यकालीन, वेरी वेरी। के ठक के मात्र 5 ठक है। 5 को जोड़ दे, इसी मैप में बना दूँ कि अलग से बनाना है? अलग से बनाना है। चलो कोढ़िया लोग
समझ गए तुम लोग, काम करे मत लागे, पके पुका मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास भी हथियार है, रेडी टू ईट मटेरियल, जैसे को तैसा ले बाबू रे, है ना। ये थोड़ी बनाते में टाइम वेस्ट करूँ, है ना। चलो, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास का हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय या स्थानीय राजवंश। दो पार्ट में हमें से देखना है, एक दक्षिण कौशल और दूसरा दंडकारण्य। दक्षिण कौशल और दंडकारण्य। दक्षिण कौशल में 3 ठोक दिखना चाहिए और इसमें 2 ठोक दिखना चाहिए। 3 ठोक में बोलना है रतनपुर के कलचुरी वंश और फिर रायपुर के कलचुरी वंश। अवेठा का बोलना है कवर्धा के फड़ी नागवंश। ओके, चलो ये तीनों को देखते हैं मैप में। मैप में इसको स्थान देते हैं तीनों को। सब लोग तैयार है? दक्षिण कौशल क्षेत्र के स्थानीय राजवंशों का नाम बताना है जो मध्यकालीन इतिहास में शासन किए। इसमें से पहला नाम क्या रहा है? रतनपुर का कलचुरी। तो रतनपुर कहाँ है बताओ, कौन सी जिला में आता है रतनपुर? बिलासपुर में आता है। ये आपका रतनपुर, बिलासपुर जिला, बिलासपुर जिला रतनपुर। तो लिख देंगे यहाँ पर रतनपुर के कलचुरी वंश। संस्थापक का नाम लिखेंगे कलिंग राज, ठीक है, कलिंग राज। और राजधानी लिख लेंगे तुमाड़ ऑब्लिक रतनपुर। सर्वप्रथम राजधानी आप लोग पढ़ोगे इन लोग का तुमाड़, जो कि कोरबा जिला में आता है, पाली क्षेत्र में। फिर बाद में क्या बना? परमानेंट रतनपुर। स्टार्टिंग तुमाड़ से होगा, फिनिश कहाँ से होगा? रतनपुर से। बीच में और कोसगई, छुरी कोसगई, कोरबा का था, पर इतना ही अभी जान के रहो। तो रतनपुर का कलचुरी वंश पहला कह सकते हो क्षेत्रीय राजवंश था। बाण वंश के पतन के बाद ये आया। इसी वंश को आप लोग याद रखना है वंशी वंश भी बोलते हैं। है वंशी क्या बोलते हैं? रतनपुर कलचुरी को है वंशी। ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा है रायपुर के कलचुरी वंश। तो रायपुर कहाँ है? ये देखो, तो सभी लोग रायपुर आ जाएंगे। ऑनलाइन वाले देखेंगे रायपुर, रायपुर के कलचुरी वंश। संस्थापक आप लोग लिखेंगे लक्ष्मी सिंह ऑब्लिक केशव सिंह। लक्ष्मी सिंह या केशव सिंह। राजधानी आप लोग लिख लेना खल्लारी ऑब्लिक रायपुर, ठीक है। शुरुआत खल्लारी से हुआ और समाप्ति कहाँ से हुआ? रायपुर। ठीक वैसे जैसे यहाँ पर शुरुआत तुमाड़ से, समाप्ति कहाँ से हो रहा है? रतनपुर से। ऐसा में तो रायपुर के कलचुरी वंश संस्थापक लक्ष्मी सिंह या केशव सिंह। आपको ध्यान रखना, अलग अलग इतिहास का लोग अलग अलग बताते हैं। इतिहास में मैं पढ़ा दिया हूँ, पर ये ओवरव्यू ध्यान रखना। प्रथम राजधानी खल्लारी और फिर बाद में परमानेंट राजधानी क्या बना? रायपुर। ध्यान रखिएगा रायपुर के कलचुरी वंश को लाहौरी वंश भी बोलते हैं। लाहौरी वंश। जैसे रतनपुर के कलचुरी वंश क्या बोलते हैं? है वंश। और रायपुर के कलचुरी वंश क्या बोलते हैं? लाहौरी वंश। अच्छे से देख लो। और उसके बाद है आखिरी में कवर्धा के फड़ी नागवंश। तो कवर्धा आप सभी जानते हो मैप में कहाँ पर है कवर्धा। ये हमारा कवर्धा
तो लिख लेंगे कवर्धा के फड़ी नाग वंश। इसके संस्थापक का नाम लिख लेंगे आप लोग, अहिराज। ठीक है, राजधानी कबीर धाम। ठीक है, चौरा बोलो यार। कवर्धा के फड़ी नागवंश के संस्थापक ना अहिराज। सांपों के राजा को बोलते हैं अहिरांज सांप। सुने अहिरांज सांप? नाग सांप, दूध नाग, गौहा, डोमी, पिरपिट्टी। देखे हो पिरपिट्टी? रविवार को नहीं छूना चाहिए पिरपिट्टी को। बचपन में से सुनते थे, सब दिन भले छू ले लेकिन रविवार के दिन नहीं छूना है, वो दिनों में जहर थे। है ना? ऐसा जो है गांव वाले लोग बोलते थे, तो रविवार को एकदम भागते थे, नहीं तो बाकी दिन तो एकदम खेलते थे। है ना? बचपन बता रहा हूँ, आज से 25 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है। बचपन में बाकी दिन खेलते थे पिरपट्टी सांप धर धर के, ऊंचा के से पूछी पकड़ पकड़ के। और रविवार को नहीं भैया काबर जहर है, गाँव वाले ऐसा अफवाह फैला दिए थे। गए रे। तो देखो अहिराज मेन सांप है। कवर्धा के फड़ी नाग वंश के संस्थापक कौन है? अहिराज। आपको ध्यान रखना है। राजधानी क्या है? कबीरधाम। तो इस प्रकार से ये 3 राजवंशों को आपको देखना है। दिख रहा है सबको रतनपुर का कलचुरी वंश? दिख रहा है रतनपुर सबको? कौन है संस्थापक? कलिंगराज। राजधानी तुम्माड़ और रतनपुर। उसके बाद रायपुर में आ जाओ। रायपुर के कलचुरी वंश कौन है संस्थापक? लक्ष्मीया केशव। राजधानी बताओ? रायपुर को और क्या बोला जाता है? लाहौरी वंश। और रतनपुर के कलचुरी को क्या बोला जाता है? ठीक। अब आते हैं दंड कारण में। तो दंड कारण में केवल 2 है, आपको लिखना है। फड़ी नाग का भाई छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश पहला, और दूसरा काकतीय वंश। काकतीय वंश। ठीक है, तो लिख लेंगे मैप में छिंदक नागवंश, दंड कारण्य क्षेत्र। ये अपना दंतेवाड़ा में बारसूर सुने हो? हाँ, बारसूर। और यहीं पर बस्तर में चित्रकूट सुने हो? दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, एल और नाम लग दिया यहाँ पर छिंदक नागवंश। संस्थापक लिख लेंगे नृपति भूषण। और राजधानी जो होगा वो होगा बारसूर, और मेन बारसूर लिखना, बारसूर। भ्रमरकोट। चित्रकूट को चक्रकोट बोला जाता था, और बस्तर बारसूर को भ्रमरकोट। तो छिंदक नागवंश आपको ध्यान रखना है। संस्थापक कौन है? नृपति भूषण। बाकी इस वंश में प्रतापी राजा के बारे में पढ़ाया था। सोमेश्वर देव प्रथम, ताकतवर सबसे, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, जिसके पिताजी का नाम क्या था? धारावर्ष। ठीक है, तो नृपति भूषण याद रखना संस्थापक है। राजधानी बारसूर है, याद रखना। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? भ्रमरकोट। यहीं पर दुनिया भर का मंदिर इनके द्वारा बनाया गया है। अत्तीसा बत्तीसा गणेश वणेश, है ना, सुने माओ भांचा वगैरह। अब उसके बाद दूसरा आते हैं काकतीय वंश। तो छिंदक नागवंश के समाप्ति के बाद काकतीय वंश ने इस वंश को तबाह किया, समाप्त किया। और फिर यहाँ पर बस्तर क्षेत्र में यहाँ पर आ जाएगा आपका काकतीय वंश। और काकतीय वंश का संस्थापक है अन्नम देव। क्या लिखोगे? अन्नम देव। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक कौन है बोलने से? अन्नम देव। राजधानी लिखना है, ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे। राजधानी आप लोग लिखोगे मंधोता ऑब्लिक जगदलपुर। शुरुआत होगा मंधोता से और फिनिश कहाँ से होगा? जगदलपुर से। बाकी बीच में बस्तर भी बना था, ठीक है, राजपुर भी बना था जिला, या जिला बोलता हूँ राजधानी,
पर शुरुआत कहाँ से हो रहा है? मंद होता। जैसे मैं बताया था, या खल्लारी शुरुआत हो रहा है, उधर तुम्माड़ से शुरुआत हो रहा है, ऐसे ही इनका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? मंद होता से। एक बार नज़र को जमा लो। काकतीय वंश, संस्थापक कौन दिख रहा है? अन्नमदेव। राजधानी क्या है? मंदहोता, पहला राजधानी। फिर बाद में राजधानी परमानेंट कौन सा वाला बन गया? जगदलपुर। हो गया। तो इस तरीके से मध्यकालीन इतिहास के क्षेत्रीय स्थानीय राजवंशों के बारे में आप लोगों ने देख लिया। और उसके बाद तीसरा इतिहास कौन सा होगा? आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास को इसी में बता दूं? दो ठग तो है, जमेट ठल बताने की जरूरत नहीं। काकतीय वंश ऐसा समझ। चलो सर इधर लिख देता हूँ। हमारे पास शक्ति है इसमें छोटे बड़े करने वाला, ये लो, बन जाएगा। चलो शक्ति को उपयोग कर रहा हूँ मैं। तुमन महाभारत देखे हो? रामायण एक ठग बाण चलाए तो 100 ठग बाण बन जाए, वो है कि नहीं? ऊपर में जाके ये देखो, बस 1 मिनट ना। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे स्थानीय राजवंश। तो इसमें केवल एकदम प्योर देसी अगर बोला जाए तो बस्तर का काकतीय वंश ही था। काकतीय वंश, ठीक है, ये आपके राज कर थे काकतीय वंश। बाकी संस्थापक से वही है, अन्नमदेव। राजधानी मंदहोता से जगदलपुर। बाकी इस समय राष्ट्रीय राजवंश के रूप में आपका रतनपुर में आपको लेना है मराठा वंश। पर ये स्थानीय नहीं बोल सकते, इसको राष्ट्रीय वंश, मराठा वंश। संस्थापक छत्तीसगढ़ में लिखना है बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले। और आधुनिक इतिहास में आपको लिख लेना है, यहाँ पर इसी दौरान 14 रियासतें थी राजवंश के नाम में। क्या था? 14 रियासत, जिसमें से 14 रियासतों के नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आधुनिक इतिहास में 14 रियासत कौन कौन सा था? सिंपल है, एक बस्तर रियासत, दूसरा कांकेर रियासत, ठीक है, बस्तर कांकेर हो गया बस्तर संभाग में। सरगुजा संभाग में देखना है यहाँ पर चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, ये ध्यान रियासत, जसपुर, सरगुजा, कोरिया रियासत, और इधर आपका चांग बखार। रियासत के प्रमुख राजा को बोलते थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ रायगढ़ में, रायगढ़ और धर्मजयगढ़, जिसको उदयपुर बोलते थे, उदयपुर रियासत, और ये अपना रायगढ़ रियासत। जानी चांपा के शक्ति दिख रहा है, यहाँ पे लेना आप लोग शक्ति रियासत, ठीक है। सब में रियासत रियासत लिख रहे हैं आप लोग, हो गया। अब इधर दुर्ग संभाग में आओगे तो राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, ये 3 ठोक लेना। कौन कौन सा? राजनांदगांव रियासत, गांव, खैरागढ़ रियासत, छुई खदान रियासत। ठीक, तो राजनांदगांव रियासत, खैरागढ़ और छुई, और इधर ये अपना कवर्धा, कवर्धा हो इसका जी 14 ठक, 13 ठक हुआ। उदयपुर, रायगढ़ रियासत, शक्ति रियासत, जसपुर, सरगुजा, कोरिया, चांग बखार, कवर्धा, हाँ ये यहाँ पे लिखना सारंगढ़, ये अपना सारंगढ़ हो गया अपना, ये अपना सारा। तो ये 14 रियासत जो है आधुनिक इतिहास में स्थानीय राजवंश को कह सकते हो, ऐसा में 14 ठोक। अब ये 14 ठोक रियासत के बारे में
आप लोग को एक आध दिन और बता दूंगा कौन है इसका संस्थापक चौदह रियासत का, ज़्यादा होगा तो अगले क्लास में बता दूंगा। चौदह रियासत के संस्थापक को रटवाऊंगा, मतलब याद कराऊंगा, ठीक है। बताना अलग होता है और याद कराना अलग होता है। तो जितना मैं अभी बताया हूँ इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये बिल्कुल फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट में आप लोग को कभी भी हो तो रिवाइज करना है। बाकी इसके कहानी आप जानते हो, हर वंश का अपना एक इतिहास रहा है, तो उस इतिहास को हम लोग अब अगले क्लास में डिटेल करेंगे। कल से मैं जो है मध्यकालीन इतिहास को शुरू करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो मध्यकालीन इतिहास में हम शुरू करेंगे कलचुरी वंश, सबसे बड़ा सबसे खास वंश है कलचुरी वंश। तो आप लोग तैयार रहिएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लोग CGPSC बैच से जुड़ना चाहते हैं, व्यापम बैच से जुड़ना चाहते हैं, उन लोग के लिए एडमिशन ओपन है। आप लोग को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया जाएगा और आप लोग को जो है उसका MCQ शनिवार को कराया जाएगा, ठीक है। हर शनिवार को क्या होगा, छत्तीसगढ़ का MCQ होगा, ठीक है जी। और सारे क्वेश्चन आपको या तो पिछले क्वेश्चन में एग्जाम में आया वाला मिलेगा या तो एकदम नया मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ऑनलाइन वाले।